हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग का डबल डोज हर रोज सुबह 9 बजे, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं दो टॉपिक, उसके थोड़े थोड़े से प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो कि लॉजिकल का पोर्शन है और जो कि समटाइम्स डेटा सफिशिएंसी के थ्रू भी देखा जाता है, और उसी के साथ देखेंगे क्लासिफिकेशन। लेकिन इन सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सभी अच्छे से अपना त्योहार मनाएं, सभी बहनों को अच्छा खासा गिफ्ट दे देना, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं अपना ये सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमको यहाँ पर दिया गया है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जितने लोग जुड़ चुके हैं फिर से गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्कार, सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी हमारा गिफ्ट भी हम तक पहुँचा देना और अपनी अपनी बहनों को भी, ठीक। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, सभी की प्यारी अपनी अपनी प्यारी बहनों को राखियाँ बांध देना, नहीं वो राखियाँ बांधेंगी आपको। तो देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 6UNT वगैरह 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 दे रखा है क्या, कि n का अर्थ O है, m का अर्थ 31 है, m का अर्थ 31 और n का अर्थ P है। अब ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, थोड़ा सा पढ़ो। कह रहा है कि 6UN वगैरह वगैरह MNK, यानी कि किसी श्रृंखला को निम्नलिखित ढंग से पढ़ा जाता है। श्रृंखला को निम्नलिखित ढंग से पढ़ा जाता है। 6 3 9 4 13 5 18 6 24। अब ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, है ना। तो सबका अलग अलग आंसर आना शुरू हो गया होगा, जान रहे हैं। सब कर लो आंसर, सब अलग अलग आंसर करोगे, हमें पता है बहुत अच्छे से आंसर कर रहा हो। देखो यहाँ पर उसके बाद हमारा रक्षाबंधन का मत पूछो बच्चा। हम ऑब्वियस सी बात है, सब मना रहे तो हम भी मनाएंगे। हमें क्या गिफ्ट मिला है वो भी बताएंगे जब राखी बांध देंगे। तो अगर आपके मन में ये उत्सुकता चल रही है कि मैम आपने रक्षाबंधन में क्या किया, मैम आपने भैया को राखी बांधी कि नहीं बांधी, वगैरह वगैरह वगैरह, तो बातें हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल बता देंगे। पहले टाइम तो आने दो, रुक जाओ, ठहरो ज़रा। देखो तो यहाँ पर अगर ऑल्टरनेट चलो तो 6 3 9 4 13 13 5 18 18 6 24। तो 24 के 6 के बाद 7 जोड़ेंगे, 24 7 क्या होना चाहिए, 31 होना चाहिए। तो कह रहा है n का अर्थ O और m का अर्थ 31। हाँ, m का अर्थ 31 निकल के आ गया कि भाई 24 और 7 31 हो जाएगा। लेकिन n का अर्थ O है कि नहीं ये भी तो देखो। तो देखो u के बाद t -1, t के बाद s -1, s -1 r -1 q -1 o, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, न न न न न -1 p होगा, PQRSTU। तो n का अर्थ O नहीं है, n का अर्थ P होना चाहिए था, इसने O दिया है। तो आप सोचोगे ये कैसा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बातें कम, थोड़ी सी क्लास जितने भी थोड़ी देर की होनी है, क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि आज से शुरू कर दिया है डबल डोज, है ना, रीजनिंग का डबल डोज। तो देखो भाई n का अर्थ O नहीं है, P है, तो पहला निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। m का अर्थ 31 है और n का अर्थ P है, जी हाँ, n का अर्थ हम लोगों ने P और m का अर्थ 31 ही निकाला है। तो हम कहेंगे केवल और केवल दूसरा तर्क संगत है या दूसरा निष्कर्ष निकल करके आता है, ठीक है। इसी के साथ आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। निस्साहस व्यक्तियों का भाग्य भी साथ नहीं देता। निस्साहसी व्यक्ति जिसके अंदर साहस नहीं है, जो कायर है ना, तो कायर व्यक्तियों का भाग्य भी साथ नहीं देता, ऐसा पढ़ लो। क्योंकि यहाँ कायर शब्द आया हुआ है तो इसको कायर ही बोला जाएगा। कायर व्यक्तियों का भाग्य भी साथ नहीं देता। पोल के लिए हल्ला मत करियो, मैम पोल नहीं है, पोल नहीं है, पोल नहीं है, हल्ला मत करियो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से नमस्कार। जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक कर दीजिएगा ज़रा, है ना। और उसके बाद जब त्योहार मना लीजिएगा तो फिर कल दोबारा से मुलाकात करेंगे और फिर जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे वो कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। देखो तो सब लोग जितने लोग भी आंसर कर रहे होंगे वो देखिए, जितने लोग भी आंसर कर रहे हो बच्चा कर लो अच्छे से आंसर, पहले टाइम तो दे दे पूरा। कह रहा है कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। ये स्टेटमेंट में कहाँ निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि भैया कायर व्यक्तियों का भाग्य भी साथ नहीं देता। अगर आप कायर हो तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, ये कह रहा है।
तो कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर चुके होते। ये निष्कर्ष कहाँ से निकल के आ रहा है? किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। हाँ, बता लो सही आंसर है, कई लो सारे के सारे, दूसरा सही है ना। अरे भैया, कुछ ही लोग आंसर कह रहे हैं कि पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। क्यों दूसरा गलत है समझिएगा। कैसे कैसे आंसर आते हैं आप लोगों के। देखो, बातें बाद में। किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, नहीं, गलत। और हम आंसर लगाएंगे ना तो पहला ना तो दूसरा। पोल आज नहीं देंगे। आज क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक। तो आंसर होगा कि ना तो पहला ना तो दूसरा। क्यों? क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन वास्तविक मृत्यु से पहले कई बार मर चुके होते हैं, है ना। या आप फील कर रहे होगे कि हाँ, कायर तो कई बार उनके साथ ऐसा हो जाता है कि वो मृत्यु फील कर लेते हैं वगैरह वगैरह। उस पर मत जाना, भावनाओं वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही। प्रैक्टिकली जो स्टेटमेंट में दिया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि उससे पहले वो कितनी बार मर चुके हैं वगैरह वगैरह। फिर किसी भी सफलता के लिए, तुमको दोस्त से पैसे निकलवाने हैं। अब तुमको अपने दोस्त से पैसे निकलवाने हैं, उसमें कौन सा तुमको जोखिम उठाना पड़ रहा है? कौन सा किडनी और गुर्दा हाथ में लेके जा रहा है तड़पता हुआ कि भैया पैसा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो बेटा, किसी भी सफलता के लिए जोखिम, हाँ, अगर सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है तो हम सोचते कि सही होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे किसी भी सफलता, फिलहाल उसने निस्साहस व्यक्तियों की बात की जिनके अंदर साहस नहीं है, जो कायर है और उनका भाग्य साथ नहीं देता। तो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है या नहीं। और अगर आपको लगता है ये बात तो सही है, तो फिर भी यहाँ पे किसी भी शब्द यूज किया गया है, मतलब जैसी भी सफलता हो, सब में आपको जोखिम उठाना है। नहीं, कुछ ऐसी भाई कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब आपको मान लो आलस से नहीं सफलता पा रहे, थोड़ा बहुत आलस पे आपने वर्क कर लिया तो आप जीत गए। आप मान लो जिम जाना चाह रहे हो, अब आपको सफलता नहीं मिल पा रही, जिम जाना चाह रहे हो, आप सुबह नींद से नहीं, तो नींद से आपने लड़ लिया, तो आपने उसमें ऐसा कौन सा जोखिम उठा लिया कि भैया जल्दी उठ गए तो जोखिम उठा लिया कि हाय दैया आज मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं जल्दी उठ गया हूँ। तो ऐसा थोड़ी होगा है कि जल्दी उठ गया, मैंने जोखिम उठा लिया, पता नहीं अब मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, और आज मैंने इतनी जल्दी उठ गया और अब मैं जिम करने जाऊँगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए आंसर ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक, समझ गए? क्लियर? सबको क्लियर? गुड मॉर्निंग। नहीं बतियाऊँगा, हम केवल प्रश्न कराऊँगा। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, फिर बात करूँगा। तो प्रसाधनों का जोखिम भरा है, प्रसाधनों का प्रयोग जोखिम भरा है। ओके, प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, प्रसाधन महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं। ये स्टेटमेंट में कहाँ कहा है? स्टेटमेंट में जोखिम भरा होता है ये कहा है ना, तो दूसरा तो गलत। ठीक, अब बताओ पहला सही या नहीं, ये तो हमने ही आंसर कर दिया। तो क्या लगता है, अब बोलोगे ओनली फर्स्ट या बोलोगे निदर फर्स्ट नॉर? लगा दो निदर फर्स्ट नॉर, लगा दो सारे के सारे निदर फर्स्ट नॉर आंसर। निदर फर्स्ट नॉर होगा, श्योर है? अरे बच्चा, ये सही होगा। देखो, प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जोखिम की बात कर रहा है कि प्रसाधनों का प्रयोग जोखिम भरा है, तो सहवर्ती उसके प्रभाव पड़ते हैं, तभी तो कह रहा ना कि जोखिम भरा है ना। प्रतिकूल हो गया, मतलब उसमें एक रिस्क लेना पड़ता है ना, आपको रिस्की होता है ना मैटर, तो इसका मतलब उसका जो प्रभाव है सहवर्ती पड़ता है, तभी तो आंसर निष्कर्ष सही है, दूसरा गलत है। महंगे और कॉस्टली की बात नहीं की गई है। सहवर्ती का मतलब भी पूछ लो, ये नहीं पता है तो कई भारतीय ईमानदार हैं, मतलब समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कई भारतीय ईमानदार हैं, सोहन एक भारतीय है। उरी बाबा रे, कई भारतीय ईमानदार हैं, सोहन एक भारतीय है। सोहन ईमानदार है, सोहन ईमानदार नहीं है। क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ यातो का केस दिया नहीं है, तो क्या किया जाए, सोचो। हाँ, सोहन ईमानदार है, सोहन ईमानदार है, लगा दो सब आंसर, सोहन ईमानदार है। सोहन चच्चा लागे हैं आपके, है ना, सोहन आपके चच्चा लागे हैं, क्या आप बता दिए? देखो, कई भारतीय ईमानदार हैं, यानी कि कई का मतलब कुछ भारतीय का मतलब होगा कुछ भारतीय ईमानदार हैं, समझे? फिर सोहन एक भारतीय है, तो सोहन यहाँ पर है या सोहन यहाँ पर है, नहीं पता। सोहन कहाँ पर है ये नहीं पता, तो सोहन एक ईमानदार है, सोहन ईमानदार नहीं है। या तो का केस होना चाहिए था, बट ऑप्शन में या तो नहीं है, तो हम ना तो लगाएंगे। दोनों तो हो नहीं सकता, दोनों तो हो नहीं सकता,
कि ईमानदार, तुम ईमानदार हो भी और नहीं भी, ये कौन सी बात हो गई बच्चा? या तो हो गए या तो नहीं हो गए। आप पास हुए नहीं भी तो या तो पास हो गए या तो फेल हो गए, है ना? क्लियर? तो आंसर होगा डी। अब देखो, बीते सप्ताह इनकम टैक्स विभाग ने शहर में व्यवसायों पर छापे मारे। कभी कभी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ऐसे भी दे देता है, ठीक है। बीते सप्ताह इनकम टैक्स विभाग ने शहर में व्यवसाय पर छापे मारे। उपयुक्त कथन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? निष्कर्ष कह रहा, कुछ व्यवसाय अपना आयकर अदा करने में नियमित चूक करता है। कुछ व्यवसायों में गैर कानूनी गतिविधियां चलने के बारे में इनकम टैक्स विभाग को गुप्त सूचना मिली है। सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है। दूसरे व्यवसायी गृहों ने अपनी स्थापनाओं पर छापों से बचने के लिए इनकम टैक्स की अपनी सारी बकाया राशि तत्काल अदा की। क्या कर सकते हैं? देखें आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, सोचो। टिपिकल लग रहा है, होना ही चाहिए, कंक्लूजन है, थोड़ा तो होगा ही टिपिकल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, बीते सप्ताह इनकम टैक्स विभाग ने शहर में जो व्यवसाय थे उन पर छापा मारा। छापा मारा तो क्यों मारा होगा? ऑब्वियस सी बात है। कौन सा निम्नलिखित में से संभावित परिणाम हो सकता है? कुछ व्यवसाय अपना आयकर अदा करने में नियमित चूक करता है। नियमित चूक करता है यानी लगातार चूक कर रहे थे, आपको लगेगा सही है, लेकिन ये संभावना नहीं है। चूक कर रहे थे, सॉरी, चूक कर रहे थे इसीलिए तो छापा पड़ा है। अगर टैक्स जमा हो रहा होता तो छापा क्यों पड़ता? सारे कर रहे थे या कुछ, ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ व्यवसाय अपना आयकर अदा करने में चूक कर रहे थे और इसलिए वहां पर छापा पड़ा। निष्कर्ष है सही है, लेकिन संभावित नहीं है, ये संभावना नहीं है, ये 100% सही है। कुछ व्यवसायों में गैर कानूनी गतिविधियां चलने के बारे में इनकम टैक्स विभाग को गुप्त सूचना मिली। उनको गुप्त सूचना मिली या उनको कुछ, उन्होंने डेटा, जो भी भाई डेटा भी तो होता है, गुप्त सूचना की बात नहीं होती, डेटा भी होता है, इस वजह से उनको नहीं मिला। ओ गलत। सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है, कहां से पता चल रहा है? गलत। दूसरे व्यवसायिक गृहों ने अपनी स्थापनाओं पर छापों से बचने के लिए इनकम टैक्स की अपनी सारी बकाया राशि तत्काल अदा की। अब अदा की कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जब छापा पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, संभावना क्या निकल के आती है कि दूसरे व्यवसायी गृहों ने क्या किया, अपनी स्थापनाओं पर छापे से बचने के लिए इनकम टैक्स की सारी बकाया जो जमा राशि थी वो तत्काल जमा कर दी, अदा कर दी, छापों से बचने के लिए। ये संभावना निकल के आ रही है कि छापा पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, डर के मारे ऐसा करने की संभावना है ना कि वो जल्दी जल्दी से अपना टैक्स रिटर्न जमा कर दे, जो भी है। सरकारी कर्मचारी मेहनती होते हैं, स्टेटमेंट है। निष्कर्ष, कुछ मेहनती लोग सरकारी विभाग में काम करने वाले होते हैं, प्राइवेट फर्म के कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। अब बताओ भाई, सोचो और बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है, पहला या दूसरा? सरकारी कर्मचारी मेहनती होते हैं। अच्छा देखो, जितने भी आंसर कर रहे हो ना, केवल पहला, हाँ बिल्कुल ठीक है, समझना। कुछ लोग कह रहे हैं ना तो पहला ना तो दूसरा, इसको समझना। सरकारी कर्मचारी मेहनती होते हैं यानी सब, वो बात कर रहा है, जब ऐसे बोले तो समझ लो सारे सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा है। कुछ मेहनती लोग सरकारी विभाग में काम करने वाले होते हैं, तो ये सरकारी कर्मचारी अगर मेहनती हैं तो कुछ मेहनती लोग सरकारी विभाग में काम करने वाले, स्टेटमेंट से ही निष्कर्ष निकल रहा है। लेकिन प्राइवेट फर्म के कर्मचारी मेहनती नहीं होते, स्टेटमेंट में कहाँ प्राइवेट में क्या होता है कुछ बताया गया है? स्टेटमेंट में तो नहीं बताया गया, तो दूसरा गलत। तो हम कहेंगे केवल और केवल पहला निष्कर्ष फॉलो करता है। तो भैया जो ना तो लगा रहे थे गलत, केवल और केवल पहला। नेक्स्ट देखिएगा, दीर्घायु के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। ये तो आसान है, ये कर ले जाओगे। तो ये बताओ क्या हो सकता है?
बबलू 80 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। अब एक बात बताओ, बबलू 80 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, बबलू डबलू चबलू कबलू की बात कहाँ की गई है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में तो दीर्घायु के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है बोला गया है। बबलू, उसके भाई, उसके चाचा, उसके मामा की बात नहीं की गई है ना? तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा कह रहा है बुरी आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। तो कह रहा बुरी आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। स्टेटमेंट में ये कहाँ लिखा है कि बुरी आदतें वालों को क्या करना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, या वो बीमार हो जाते हैं, या वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, या स्वस्थ वो भी स्वस्थ रहते हैं, कुछ कहा है? स्टेटमेंट कह रहा है दीर्घायु के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, लेकिन जो शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे या जिनकी आदतें बुरी हैं उनको क्या करना पड़ता है, ऐसा। तो आंसर जिन्होंने भी लगाया है ना तो पहला ना तो दूसरा, हिचकी आ रही है, तो दोनों ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक थोड़ा सा पानी पी ले क्योंकि हिचकी आ रही है हमको, और अगर क्लास के बीच में हमने कर दिया तो फिर आप लोग चिल्लाओगे, मैम जी कौन याद कर रहा है, मैम जी कौन याद कर रहा है, मैम जी को कोई याद कर रहा है, मैम जी को बस भगवान याद कर रहा है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ड्राइवर निर्धन होते हैं और राम ड्राइवर है। इसने कहा कुछ ड्राइवर निर्धन होते हैं और राम क्या है, ड्राइवर। हाँ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बेटा सारे के सारे। अगर राम ड्राइवर है तो चपरासी का क्या मतलब है? अब दिमाग लगाओगे, मैम क्या पता वो 2 जॉब करता हो, हाफ ड्यूटी पर हो, हाफ डे पर हो, हाफ डे वो ड्राइवर हो और हाफ डे चपरासी हो। ऐसा कम थोड़े ही हो सारे के सारे, दिमाग बहुत लगाते हो सारे के सारे। तो यहाँ पर ऐसा सेंस ना लगाना, राम ड्राइवर है तो ड्राइवर ही है, फिर वो चपरासी नहीं बनाएगा। राम का परिवार बड़ा है, राम का परिवार बड़ा है भैया। कुछ ड्राइवर निर्धन होते हैं, राम ड्राइवर है लेकिन राम का परिवार बड़ा है छोटा है क्या पता, राम का विवाह हुआ है नहीं हुआ क्या पता, राम का परिवार बड़ा है, राम के 4 बच्चे हैं, राम की 5 बीवियां हैं, राम के 10 पापा हैं, राम की 10 पत्नियां हैं, राम के 10 मम्मियां हैं और राम के 50 तो चाचा हैं। ऐसा क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है। राम की 75 बहनें हैं, क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये कहीं नहीं कहा है कि राम के परिवार में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मान लो बता देता कि राम का परिवार ऐसा है, राम का परिवार वैसा है, राम का तो हम कहते हैं कि हाँ राम का परिवार सज्जन है और ये और वो है, तो हम बताते। भैया राम के परिवार की तो यहाँ पे बात ही नहीं की गई है ना, तो गलत। तो 1 2 ही गलत हैं, तो आंसर होगा तर्क संगत नहीं है, यानी आंसर लगा देंगे ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अधिकतर बच्चे लूडो खेलकर खुश होते हैं। निष्कर्ष, बच्चियां बच्चों से अधिक मूर्ख होती हैं, बच्चे हमेशा बुद्धिशाली होते हैं। अब बताओ, देखते हैं तर्कसंगत कौन सा है, पहला दूसरा, दोनों नहीं या दोनों सही। अधिकतर बच्चे लूडो खेलकर खुश होते हैं, तो बच्चों की क्रिएटिविटी क्रिया की बात कर रहा है कि कौन सी क्रिया में, तो लूडो खेलना एक क्रिया है उसके खेल कूद की, तो बच्चे लूडो खेलकर खुश होते हैं, उनकी खुशी की भी बात कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन कहाँ कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चा आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल। तो नमस्कार, फिर से नमस्कार, है ना। तो बच्चियाँ बच्चों से अधिक मूर्ख होती हैं, हंसने वालों गलत है। ठीक, कहाँ कंपैरिजन किया है, नहीं किया है ना।
फिर बच्चे हमेशा बुद्धिशाली होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं। और उनको लूडो खेलकर खुश होते हैं, इससे कहाँ पता चल रहा है कि वो बुद्धिशाली होते हैं या क्या होते हैं? क्रिएटिविटी है, वो तो उठा करके भगोना भी बजाने लग जाते हैं। चमचा उठा करके तुम्हारा ही सर पीट दें, आप ही का सर बजाने लग जाएं, तो बच्चे को जिसमें मज़ा आ जाए। अब बच्चों को मज़ा आ रही है कि उठाए चम्मच और वो क्या होता है, पलटा वल्टा और उठा के आप ही का सर बजा दे। बच्चे बहुत मज़ा आती बजाने में, सही बात है, हमने भी देखा हुआ। आएंगे 2 नन्हे नन्हे दांत निकले होंगे, कट से काट लेते हैं, बहुत तेज़ लगता है ना। कुछ नहीं तो कोई बर्तन होगा, लेके धम्म से सर पे पटक देंगे, कुछ भी होगा फेंक के मार देंगे, मोबाइल उठा के फेंक देंगे। अब बच्चों का पसंदीदा गेम तो ये भी है, सामान उठा के फेंक देना। तो इससे कहाँ पता चल रहा है कि बच्चे हमेशा बुद्धिशाली होते हैं, सामान उठा के फेंक देते हैं, और ख़ासतौर से मोबाइल यूँ फेंकते हैं, है ना। चलो, तो दोनों ही आंसर गलत है। हाँ, सबका एक्सपीरियंस काम कर रहा होगा, पता है, हमने बहुत काम किया होगा और हमको याद नहीं है, वो बात अलग है। तो हम क्या लगा देंगे, दोनों ही तर्क संगत नहीं है। जिन जिन का डी आंसर आया हुआ है उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण में मधुमेह, कुंठा, रक्तहीनता, उक्त रक्तचाप में कोई तो एक है जो विषम है, वो कौन सा है? मधुमेह, कुंठा, रक्तहीनता, उक्त रक्तचाप। देखो गलत है, कुछ का आंसर सही है, कुछ का गलत है। देखो, कुंठा गलत होगा। क्यों? मधुमेह, रक्तहीनता, उक्त रक्तचाप, ये उच्च रक्तचाप ब्लड से ही संबंधित है। हाई ब्लड प्रेशर है ना, शुगर, ये सारा किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। रक्तहीनता, लेकिन बी ऑप्शन ब्लड से तो रिलेटेड है नहीं, तो बी क्या हो गया? विषम हो गया बाकी सबसे। अब बताना इसमें से कौन सा विषम है। नंबर वाला ये तो था शब्दों पर आधारित। हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं है। इसका आंसर बताइएगा, आसान सा है, तुरंत कर ले जाओगे, इससे पहले भी कर चुके हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, नहीं। अच्छा, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन अभी शुरू किया है। इससे पहले हम लोगों ने लॉजिकल नहीं लगाया है ना, तो अब हम लोग लॉजिकल लगाया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस वाली क्लास में लगाया है। डबल डोज में हम लोगों ने नहीं लगाया है। तो इस डबल डोज में हमने जो भी क्लासिफिकेशन उठाया है मात्र इतना ही नहीं है। क्लासिफिकेशन में और भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज क्लासिफिकेशन उठाया था, कल कोई दूसरे 2 टॉपिक्स हमारे होंगे। आंसर आप सबका सही आ रहा है। देखो, ऑप्शन ए 8 में से 5 गया, 3, 8 5 3। ऑप्शन बी 5 में से 3 गया, 2। ऑप्शन सी 7 में से 3 गया, 4। और ऑप्शन डी 7 में से 5 गया, डज नॉट इक्वल टू 1। इसीलिए ये क्या है? विषम है, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा तो बच्चा 2 आएगा, ना कि 1 आएगा। क्लियर सभी लोगों को? ठीक, तो आंसर होगा डी, विषम है। सबका आंसर सही है। काहे दिक्कत, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन पढ़ते हैं ना अच्छे से। तो 4 समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, 3 ओके। तो अब बताओ, इनमें से पूरी कहानी पढ़ने का क्या ही मतलब है? जब पता है कि क्लासिफिकेशन है, तो क्यों ही 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, और असंगत चयन करें, क्या जरूरत है ना। देखो, चौदह 4 18, 3 1 4। 16 4 20, -4। ठीक, यहाँ भी +4
और -4। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आप सब लोगों का। हाँ जी, करेक्ट आंसर लगा रहे हो सारे के सारे। 17 4 21, 19 4 23, तो 4 4 8 होना चाहिए, नहीं है तो यही विषम है ना। और यहाँ पे डी पे देखो, CPGL, तो 4 3 7, 16 में से 4 गया 12, यानी कि विषम क्या है, ए। चलो अब ये भी जल्दी से आंसर कर दो, आसान सा होने वाला है ये भी। क्या हो सकता है इसमें, सोचिए और बताइएगा। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर सबका एकदम सही आ रहा है। देखो भाई, जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं क्योंकि सबको राखी बांधनी है ना, सबको जाना होगा। कुछ लोग तो बांध चुके होंगे, मना चुके होंगे, कुछ लोग अभी नहीं मनाए होंगे तो वो दूसरे पहर में मनाएंगे। तो देखते हैं LM, ओके देखो LMN, एरो पे ध्यान देना, ठीक। XYZ, MNO, QRS, तो इसका एरो अलग जा रहा है। माइनस प्लस भी कर सकते थे, लेकिन जब ऐसे कर लिए तो काहे दिक्कत है जोड़ना और घटाना, काहे सोचने का। तो आंसर ए क्या है, विषम है बाकी सबसे। अब यहाँ पे देखो, विकल्पों के में से विषम अक्षरों को चुनना है, तो सब में AOU स्वर है, EOU। अब क्या करें, सोचो और बताओ क्या लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हिंट तो आपको मिल ही गया होगा, जिस तरीके से हमने आपको बताया है। हमारे बोलते ही कहीं ना कहीं आपको क्लू तो मिल ही गया। तो अब क्या किया जाए, सोचो सोचो। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या लगा सकते हैं, डी। क्या वाकई लेकिन डी लगाना चाहिए। देखो AOU कहीं ना कहीं स्वर ही है, EOI भी स्वर है और UIE भी स्वर है। तो केवल और केवल ऑप्शन डी ऐसा है जिसमें एक कॉन्सोनेंट दिया गया है, बाकी तीनों में स्वर ही है, AEIOU, है ना। और कोई लॉजिक लगाएं, 15 5 21 और एक 22, 15 और एक 16, 16 15 5 20, और कोई लॉजिक लग नहीं रहा है ना, केवल कॉन्सोनेंट और वॉवल का केस, ऑप्शन डी विषम, ठीक। और अब आ जा इस प्रश्न की ओर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 4 4 लेटर प्रोवाइड किए गए हैं, तो क्या यहाँ पे अपोजिट करें, क्या करें, देखा जाए। चलो जल्दी से इसका भी आंसर बता दो। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है। आइए चेक करते हैं। तो हम कह सकते हैं डी से जी की ओर गए, 4 3 7, 7 6 13, 13 और -3 किया तो 10, है ना। बी वाले ऑप्शन पे आओ, बी पे आए तो पी है, एस है, जेड है, वी है, तो 16 3 19, 19 और 7 16, यानी कि 26, 19 7 26, और यहाँ पर आए तो -4, ठीक। सी ऑप्शन पे आते हैं तो एस वी बी और वाई, तो एस से वी की ओर जा रहे हैं +3, और ये बी का मतलब या तो 2 या तो 28, 28 है तो 22, 6 28, और बी का अपोजिट वाई नहीं हो रहा है तो 25, 28 में से 3 गया 25, यानी इस बेस पे तो ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि बी में 3 7 4 है और बाकी में 3 6 3, है ना। +3 +6 -3, +3 +6 -3। यहाँ भी देखो सी ऑप्शन भी चेक कर लिया है, डी ऑप्शन भी चेक करते हैं, K N T Q,
तो 11 3 14, 14 6 20 और 20 माइनस 3 17, यानी कि ऑप्शन बी ही क्या है, विषम है। तो बखूबी आप सब लोगों ने इन प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है। इसी के साथ आपको बता दे कि अब उत्कर्ष क्लासेस ऐप में जुड़ गया है एक्स्ट्रा फीचर, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज अब प्राइम फीचर के साथ जुड़ गया है। प्राइम फीचर तो अभी भी अगर आपने उत्कर्ष ऐप अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लेना, क्योंकि अब एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। प्राइम फीचर्स क्योंकि इन्वॉल्व हो गया है, जिसमें रिवीजन कोर्स, मॉडल टेस्ट सीरीज, इन सबको अनलिमिटेड आस्क डाउट, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट और प्रिंटेड बुक्स, मैनी मोर, बहुत कुछ यहाँ पर आपका है। और देखो स्टैंडर्ड में जो चीज़ें थी और जो चीज़ें नहीं थी अब प्राइम में देखने को मिलेंगी। लाइक प्राइम में अनलिमिटेड आस्क डाउट, स्टैंडर्ड में आस्क डाउट जो कि पर डे था, पर डे 3 डाउट पूछ सकते थे। प्राइम में क्या हो गया है, अब आप अनलिमिटेड पूछ सकते हैं डाउट। ऐसा नहीं है कि आपने 3 डाउट पूछ लिया अब काम खत्म, नहीं, आप अनलिमिटेड पूछ सकते हो। भैया एक बार पूछा, उसमें भी दूसरी लाइन नहीं समझ में आई, एक्सप्लेनेशन आया तो उसको भी आपने पूछ लिया, फिर वो भी एक्सप्लेनेशन। तो एटलीस्ट मुझे लगता है अब इतने तो समझदार हो गए कि 10 बार में तो कोई चीज़ समझ जाओगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 बार पूछने वाले हो, और एक ही क्वेश्चन 10 बार कौन ही पूछता है, 2-3 बार पूछोगे, 4 बार पूछोगे, है ना। अगर क्लियर हो गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर दूसरा कोई डाउट पूछना होगा। अब एक ही टॉपिक का तो पूछोगे नहीं, फिर दूसरा भी टॉपिक होगा, तीसरा कोई सब्जेक्ट होगा, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डाउट होंगे, तो वो आप पूछ पाओगे। अनलिमिटेड आस्क डाउट सेशन, प्रिंटेड नोट्स, होम डिलीवरी भी अवेलेबल हो गई है। अब आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगी जो भी प्रिंटेड नोट्स होंगे। देन टेस्ट, 10 टेस्ट मिलेंगे मेंस के लिए। डेली 5 घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। सब्जेक्ट वाइज ई नोट्स हैं, वीकली टेस्ट है, PYQs हैं, अनलिमिटेड क्रिएटेड टेस्ट है, 100 घंटे रिवीजन बैच है, प्रीलिम टेस्ट है, बहुत कुछ है बच्चा, बहुत कुछ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट 21 अगस्त लास्ट डेट है इस ऑफर की, जिसमें फ्लैट 78% डिस्काउंट आपको मिल रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे। और आप कोई भी बैच लोगे सब पे सीधा डिस्काउंट हो जाएगा, कोई कोड नहीं अप्लाई करना है। लेकिन जब पेमेंट करने चलो तो आप एक कोड अप्लाई कर देना NG13। इससे क्या होगा, क्योंकि सर का जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य पे 13 एक्स्ट्रा % का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट है। यानी कि जैसे ही 78% के डिस्काउंट के साथ आपने बैच दिखा, उस बैच में आपने NG13 कोड लगा दिया, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया 13% का। और अब जैसे ही आपने बैच खरीद लिया उसके बाद अप टू 100% रक्षाबंधन, भैया आज रक्षाबंधन है तो गिफ्ट तो बनता ही है ना, तो उसके उपलक्ष्य में भी 100% आपको अप टू 100% रिवर्स पॉइंट्स मिल जाएंगे। जिसमें जो भी बैच आप लेते हो, जिस भी रेट का लेते हो, लगभग 100%, 50%, 70%, जितने भी परसेंट उसमें उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अप टू है तो वो जितने भी अकॉर्डिंग आपको वो रिवर्स रिटर्न हो जाएंगे पॉइंट्स में। वो पॉइंट्स इन फ्यूचर आप कोई भी दूसरा बैच खरीदते हो तो वहाँ वो कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं। याद रखना ये ऑफर मात्र 13 से 21 अगस्त तक ही लास्ट डेट है बच्चा। तो ऑफर जाने मत देना, फिर मत कहना कि अरे यार टाइम पे खरीद लिया होता तो अभी बैच रेट कम देना पड़ता है ना। फिलहाल फिर मुलाकात करेंगे, जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी रक्षाबंधन डे।